हेलो गाइस, आइए हम छठवां प्रश्न सीखेंगे। किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार के सवाल को जो है कि हम इसमें हल करेंगे। इसको लिख लिया जाएगा, प्रश्न को लिख लेते हैं। किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। तो इस तरह से क्या करना पड़ेगा, इसमें मानना पड़ेगा। ठीक है, कि माना, ठीक है, अंश माना अंश x तथा हर को क्या मानेंगे? y है। ठीक है, माना अंश x तथा हर क्या है? y है। अब इस प्रकार तब भिन्न का निर्माण कैसे होगा? भिन्न कैसे बनता है? तो आइए भिन्न देख लेते हैं, भिन्न का निर्माण कैसे होता है। तो भिन्न x/y हो जाता है। आप जानते हैं बहुत पहले से p/q के रूप में, ठीक ना, भिन्न लिखा जाता है अंश बटा हर के रूप में। तो स्थिति नंबर 1 देख लेते हैं हम। स्थिति नंबर 1 में क्या होता है? यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, कितना? 2 जोड़ दिया है तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम इसको देखें। यहाँ पर जो है कि x/y लिख देंगे और अगर भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया तो 2 जोड़ देते हैं। ठीक है, भिन्न के अंश और हर में दोनों जोड़ देते हैं, 2 जोड़ देंगे तो ये 9/11 के बराबर हो जाती है। कितने बटा हो जाती है? 9/11 के बराबर। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? यहाँ पर वैल्यूज़ के त्रिय गुणा करके इसका जो है कि हम एक सरल समीकरण बना लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 11 का इसमें करेंगे, 11 से 11 का 2 में करेंगे, 11 दूनी 22 बराबर आपका 9 का त्रिय गुणा करेंगे y में तो 9y हो जाएगा। अब प्लस 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18 हो जाता है। 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। अब क्या करना है कि यहाँ पर 9y को हम पक्षांतर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे। 11x माइनस हो जाएगा 9y, क्योंकि वो प्लस में है तो 9y माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर 18 है तो 18 रहने दीजिए, 22 को ट्रांसफर कर देते हैं हम, 22 उधर जाएगा माइनस में हो जाता है। याद रखिए कि चर पद को चर पद की तरफ, अचर पद को अचर पद की तरफ रखते हैं। 11x में से 9y ये हो जाएगा, 11x माइनस 9y बराबर 22 में से 18 निकल जाएगा तो 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू 4 का क्या है? बड़ा है। वैल्यू 4 का बड़ा है तो इससे -4 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। समीकरण नंबर 1 का यहाँ पे निर्माण क्या हो जाता है? हो जाता है। अब आइए सेकंड स्थिति इसको देखते हैं। सेकंड स्थिति क्या है? सेकंड स्थिति को भी यदि हम देखते हैं, सेकंड स्थिति में इसके प्रश्न को पढ़ा जाए कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो अंश और हर में 3 जोड़ दिया तो भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो गाइस क्या करना है? इसी प्रकार जिस तरह से हमने पहले स्थिति को हमने सॉल्व किया, सेकंड स्थिति भी उसी तरह सॉल्व होगी। तो यहाँ पे x/y लिख लीजिए। अब यहाँ पर 3 जोड़ने की जरूरत है। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे ऊपर नीचे जो है कि हम क्या करेंगे? 3 जोड़ लेंगे। ठीक है ना, x+y, x+3, y+3 बराबर 5/6 हो जाता है। 5/6 के बराबर हो जाता है तो क्या करना? त्रिय गुणा करेंगे, 6x प्लस 6 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5y हो जाएगा, अब प्लस 5 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाता है। अब यहाँ पर भी यही सिचुएशन है कि y को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो 6x माइनस 5y, और 15 के बाद 18 को हम पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि ये अचर पद है तो अचर पद को अचर पद की तरफ रखना है। तो 6x माइनस 5y बराबर हो जाएगा 15, 18 में से घट जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये हो जाता है हमारा -3 हो जाता है। 15 18 में से घट जाए तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो -3 यहाँ पर रख लेते हैं। समीकरण नंबर 2 हो जाता है। समीकरण नंबर क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। अब इस प्रकार से अब समीकरण 1 और 2 को हल करके इसके वैल्यू को फाइंड करेंगे हम। दोनों जगह मिला लें, x ग्रुप को मिला लेते हैं तो 11x हो जाता है, यहाँ पर 6x हो जाता है। और यदि इसको बराबर करना हो तो पहले समीकरण में 6 से गुणा कर दीजिए और दूसरे समीकरण में 11 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 में 6 से गुणा करने पर तथा, ठीक है ना, समीकरण 2 में किससे करेंगे? समीकरण 2 में 11 से, ठीक है, गुणा करने पर। ये आप लिख लेंगे। कंसेप्ट वाइज करना है, सिस्टमेटिक करना है, जिसमें मार्क भी आपको प्रॉपर मिल जाए। अब यहाँ पर आइए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 का 11 में 66 हो जाएगा, और 6 का 9 में गुणा करेंगे 54 हो जाएगा, 54y हो जाएगा बराबर 6 चौको -24 हो जाएगा। ठीक है, 6 का 4 में गुणा कर 6 चौको 24। ये समीकरण नंबर 3 हो जाता है हमारा। समीकरण नंबर कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। अब इसमें 11 गुणा करेंगे तो ये होगा 11 6 का 66,
तो यहाँ पे 66x लिख देंगे और यहाँ पे 11 5 55y हो जाएगा। 5 का गुणा करेंगे 11 का 5 गुणा करेंगे 5y में तो 11 5 55 और 3 में 11 करें तो 11 3 33 हो जाता है। तो इस तरह समीकरण हमारा 3 और 4 का निर्माण हो जाता है। 3 और 4 का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हल करना पड़ेगा। यहाँ पे हल करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, घटाने की प्रक्रिया करनी पड़ेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक हो रहा है। तो यहाँ पे सब चिन्ह बदल जाता है, जो माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस रहेगा और माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 66 कट जाते हैं, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस घट जाएगा, 55y में से 54y घट जाएगा, तो ये y बचेगा, क्योंकि यहाँ पर धन का मान ज़्यादा है, क्योंकि चिन्ह बदल जाने के बाद पुराने चिन्ह से मतलब नहीं रहता है। इसलिए अब यहाँ पर देखिए प्लस का माइनस का प्लस हो गया है, तो 24 से माइनस में है, आप प्लस 33 है तो ये भी घटा देंगे, 9 4 13 हो जाएगा। तो y का जो है यहाँ पर मान निकल जाता है, y का मान 9 निकल जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर y का मान जब 9 निकल जाता है तो याद रखिए कि इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में हम 9 y का मान रख कर हम इसके x के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 6x - 5y है, 6x - 5y बराबर -3 हो जाता है। तो यहाँ 9 का गुणा कर दे रहे हैं, डायरेक्ट y का मान रख दे तो 5 9 45 से -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 का 9 में गुणा करें तो 45 हो जाएगा, 6x माइनस क्या हो जाएगा 45 रखेंगे, 45 बराबर 3 हो जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, 6x - 45 - 3 45 को ट्रांसफर कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने के बाद ये क्या हो जाता है, उधर जाकर धनात्मक हो जाता है, तो ये -3 + 45 हो जाता है। 6x बराबर 45 में से 3 निकल जाएगा, 42 हो जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा। यहाँ पे x का मान जो है 7 यहाँ पर आ गया। अतः इस तरह से आपके जो है कि जो मान जो आए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका मान जो है क्या है, x बराबर कितना है, यहाँ पे भिन्न जो हमारा हो जाएगा, तो भिन्न की वैल्यू को रख दीजिए x/y में, तो ये हो जाएगा x/y में 7/9 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ प्रश्न दिया है, तो दोनों प्रश्नों को हम लिख लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, माना। ठीक है, पहली संख्या जो क्या होगी, पहली संख्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, x है, पहली संख्या x है, तथा यहाँ पर दूसरी संख्या जो होगी, दूसरी संख्या y है। पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या है, y है, आप ये मान लेंगे। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर दे दिया हम, दो संख्याओं का अंतर आपका दिया हुआ है, हम दो संख्याओं का अंतर दिया। तो अब पहली स्थिति यहाँ पर बनेगी। पहली स्थिति में हम देख लेते हैं, या तो आप इसके बदले प्रथम शर्तानुसार लिख सकते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं। तो x - y बराबर 26 है, क्योंकि पहला कंडीशन देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो ये हो गया पहली स्थिति। अब स्थिति नंबर 2 पर आइए, हम चलते हैं स्थिति नंबर 2 पर, इस सम को समझते हैं। तो कह रहा है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तब यहाँ पे x बराबर क्या लिखेंगे, y है, तो y का 3 गुनी हो जाएगा, 3y हो जाएगा। अब चाहें तो डायरेक्ट इस मेथड से x का मान यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, तो लिखेंगे समीकरण, ठीक है ना, 1 में x बराबर 3y रखने पर ये आप एक कंसेप्ट लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x - y बराबर 26 है, तो यहाँ पर 3 रख देंगे, 3y रख देंगे, 3y - y बराबर 26 होगा, 3y में से y निकल जाएगा तो 2y बच जाएगा। और ये 26 हो गया तो 2 से कट जाता है, तो 13 बार में कट जाएगा, y का मान 13 हो जाता है। अब जब y का मान 13 निकल गया है, तो आप आराम से जो है कि समीकरण नंबर 2 में यदि इसके वैल्यू को रख देते हैं, तो आपका x का वैल्यू यहाँ पे ज्ञात हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 2 में रखने पर। तो आइए समीकरण नंबर 2 क्या है, यहाँ पे x बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर यहाँ पर 3, y का मान 13 रख देंगे, 39 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाता है, 39 हो जाता है। इस प्रकार से समीकरण का हल निकलता है। अब आइए हम संख्या देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना था, 3 गुणे जो है कि यहाँ पर 3 गुणे y था। तो यहाँ पर समीकरण, यहाँ पर दूसरा संख्या निकालना है, तो 13 39 हो जाएगा। अतः
पहली संख्या 13 हो गया, दूसरी संख्या 39 हो गई। इस तरह से आप प्रश्नों को हल करके अगले वैल्यू को निकाल सकते हैं। ऐसे इस प्रकार के सवालों को आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि किसी बच्चे को अपने घर की पिकनिक एक पैदल पहुंचने के लिए 6 घंटे लगते हैं घर से, किंतु वह साइकिल से उस दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी साइकिल की औसत और उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो पैदल और साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। इस प्रश्न को लिखा जाए, अगर कोई बच्चा है अपने घर से पिकनिक स्थल के लिए पैदल पहुंचने के में 6 घंटा लगाता है, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। तो यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से, ठीक है ना, 7 किलोमीटर 1 घंटा से अधिक हो तो उसकी पैदल चाल और साइकिल का चाल ज्ञात कीजिए। तब इस प्रकार के सवाल में हम जो है कि चाल वाला प्रश्न जब होता है, चाल वाला प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखेंगे माना, ठीक है ना, माना जो कह रहा है कि साइकिल माइनस साइकिल की चाल जो कितना है यहाँ पर लिखेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। अब इसके बाद जो है कि हम लिखेंगे माना तथा पैदल की चाल जो होता है, या पैदल चलने वाली जो चाल है उसका पैदल चलने की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर है, मतलब पर आवर। आइए फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इस प्रश्न को अच्छी तरह समझें। किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुँचने में 6 घंटे लगते हैं, मतलब वो पैदल जा रहा है तो उसको 6 घंटे लग जाते हैं, ठीक है, लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। तो भाई पैदल और साइकिल से जाने में तो फ़र्क होगा ही होगा। तब इस तरह से क्या कर रहा है कि अब यहाँ पर 2 घंटे में तय कर सकता है। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पर भी निकालेंगे, क्योंकि ये जो है कि समय चाल वाला जो सवाल है तो ये बड़ी मस्त होते हैं, ठीक है ना। तो ये स्थिति नंबर लिखेंगे। स्थिति पहली स्थिति में हम देख लेते हैं पहली स्थिति में क्या है, ठीक है ना। तो मान लिया यहाँ पर जो है कि अब यहाँ पर पैदल जो चाल है, पैदल चाल ये 6 घंटे में पूरी होती है, मतलब पैदल चलता है तो 6 घंटे में, और तथा जब साइकिल से चलता है तो यहाँ पर लिखेंगे तय करता है, तय की गई दूरी, पैदल 6 घंटे में तय की गई दूरी वो क्या है आपका, मतलब यहाँ पर साइकिल, ठीक है ना, साइकिल से 2 घंटे तय कर रहे, तो 2 घंटे में तय की गई दूरी, ठीक है ना। अब पैदल 6 घंटे में तय की गई दूरी, साइकिल से 2 घंटे में तय की गई दूरी हम निकालेंगे। तो यहाँ चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर सूत्र आप सब जानते हैं, दूरी, ठीक है ना, अब बटे क्या हो जाता है, ये समय हो जाता है। तो ये प्रश्न के जो है कि फॉर्मूले में जो भी ये फार्मूला आता है उसको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ चाल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ चाल जब निकालेंगे तो यहाँ पर दूरी बटे क्या होगा, दूरी निकालना होगा तो चाल गुणते समय हो जाएगा, ठीक है। दूरी निकालना होगा तो चाल गुणते समय हो जाता है, चाल गुणे समय हम रख देते हैं यहाँ पे। अब इस प्रकार से दूरी हम निकालेंगे, या तो अब समय निकालना हो तब भी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। आइए यहाँ पर इस सवाल को हम समझते हैं। d = डिस्टेंस, मतलब दूरी बराबर क्या होता है, इसको टी हो जाता है। पैदल 6 घंटे में तय की गई दूरी, पैदल 6 घंटे में तय की गई दूरी, तब पैदल चल रहा है ना, तो पैदल चल रहा, तो यहाँ पर दूरी जब निकालेंगे हम तो कह रहे कि s बराबर जब निकालना होगा, समय टाइम जो दूरी चाल है, चाल निकालना होगा, तब इस तरह से क्या करना पड़ेगा, हम समय का गुणा करेंगे पहले में, और दूसरा जो साइकिल से चल रहा है तो यहाँ पर हम देखेंगे चाल जो है s2 हो जाएगा और समय यहाँ पर t2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर समय 1 ऐसा, यहाँ पर जो कि चाल को हम मानेंगे फर्स्ट और समय को मानेंगे सेकंड, और यहाँ पर जो है कि यहाँ पर चाल दूसरी हो जा रही है, ठीक है ना, साइकिल से चलेगा तो चाल अलग हो जाएगा और उसके समय भी अलग हो जाएगा। तो इस तरह से y हो जाएगा, y × 6 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है कि s2 का मान देखा जाए तो साइकिल से जो चल रहा है दूरी है s2 का मान, तो ये हमारे x किलोमीटर हो जाता है। तो x में क्या करेंगे, t2 का मान 2 घंटे तय की दूरी लगती है, 2 घंटे तय की दूरी में तो 2 का मल्टीप्लाई है, 2 3 6 हो जाता है। अब यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब इस प्रकार से हम सेकंड नंबर स्थिति में हम आते हैं। सेकंड स्थिति में अब यहाँ पर देखिए क्या है, प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो, ठीक है ना, अधिक हो तो, आइए इस कंडीशन को भी अच्छी तरह से हम समझ, तो आइए स्थिति दूसरे को समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि y किलोमीटर जो है, कारण कि साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर अधिक है। तो यहाँ पे आइए हम देख लेते हैं x और y को दोनों लिखते हैं।
और यहाँ पर कंडीशन को समझना जरूरी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। कह रहा है ना कि जो औसत चाल उसके साइकिल की है उसके पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मतलब x का जो चाल है ना वो y से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो या तो आप x में माइनस कर दीजिए और या तो इसमें कंडीशन होती है कि y में +7 कर दीजिए, क्योंकि y से कह रहा ना कि पैदल चाल से वो 7 किलोमीटर अधिक है, तो पैदल चाल में 7 किलोमीटर आप जोड़ देंगे। समझ रहे हैं ना, इसको ध्यान समझिएगा। पैदल चाल में आप 7 किलोमीटर जोड़ देंगे क्योंकि वो उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर अधिक, मतलब तो उसे याद रखिएगा, पैदल चाल में 7 किलोमीटर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाता है x माइनस वाई हो जाएगा 7 हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 2 हो जाता है। अब इस समीकरण में क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे हम। x का मान जो है x बराबर 3y रखेंगे x की जगह पे। तो x की जो स्थिति यहाँ पे क्या है, 3y हो जाएगा समीकरण 1 में। ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का जो मान है इस बराबर 3 में समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा माइनस y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर 3y में से y निकल जाता है तो 2y हो जाता है। तब यहाँ पर क्या करेंगे, y का जब मान निकालना होगा तो 7 में 2 ये भाग चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका y बराबर कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाता है, 3.5 हो जाता है। तब इस तरह से y बराबर जो 3.5 है, y बराबर 3.5 ये किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चलती है। ये y किलोमीटर के लिए निकल गया। अब ये 3.5 आप है, 3.5 जो है कि आप समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो यहाँ पर उसका भी हल निकल जाता है। समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर लिखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 रखेंगे, रख के हम चेक करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं किस प्रकार से इसका वैल्यू हम निकालते हैं। तो यहाँ पे x बराबर क्या रखेंगे, 3y रखेंगे। 3 गुणे y का मान कितना, 3.5 है। तो y का मान कितना है, 3.5 है। ठीक है। तो यहाँ पर 35 में 3.5 में 3 का गुणा करें, 3 25 15 को 5 होगा, 3 3 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 3 9 1 10 हो जाएगा। तब इस तरह से यहाँ पर जो है कि मान इसका निकल जाता है। यहाँ पे x का मान जो है कि आपका 10.5 किलोमीटर है, यहाँ y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे x का मान ये 3, यहाँ पर y का मान जब निकालेंगे तो y का मान नीचे निकला हुआ है, y का मान 3.5 किलोमीटर है। तो इस तरह से आप आंसर उसका बता सकते हैं। अतः x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर पैदल निकाल लेंगे, पैदल चाल जो है ये पैदल चाल 3.5 किलोमीटर है। साइकिल की जो चाल है तथा साइकिल की जो चाल है, साइकिल की चाल जो है आपका ये लगभग 10.5 किलोमीटर है, 10.5 किलोमीटर। अब ये आंसर हो जाता है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये दिया हुआ कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उससे जो है कि 1 घंटा समय कम लगेगा, तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आपका। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे तो उससे 1 घंटा समय कम उसको लगेगा पहुंचने में। तो इसलिए माना यहाँ पर आप लिखेंगे कि माना अजीत, ठीक है ना, माना अजीत की चाल जो है यहाँ पर लिख लेंगे, चाल कर है कि यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लें कि x किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारा चाल है अजीत की, हमारा नहीं, अजीत की चाल है। तो यहाँ पर अब दूसरी कंडीशन ले तथा, अब इसी में लिख लेते हैं कि अमित की चाल जो मान लिया जाए, सीधा सीधा हम लिख लें तो अमित की जो चाल होगी वो लगभग जो हो जाएगा आपका, लगभग नहीं हो जाएगा, y किलोमीटर चाल जो है इसमें मानेंगे चाल बराबर लिखेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा। km बाई h का मतलब होता है वही y किलोमीटर प्रति घंटा आवर। ठीक है ना। अब यहाँ पे करें कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय लगते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दूरी टोटल दे दिया है कितना, 30 किलोमीटर दिया है। पूरी दूरी कितना है, 30 किलोमीटर आपको दे दिया है। तो आइए यहाँ पे कंडीशन को अच्छी तरह से समझा जाए, क्योंकि जो सवाल दिया है बहुत इम्पोर्टेंट है। सवाल तो हर कोई इम्पोर्टेंट होता है। पूरा दूरी जो है कि इसका कितना है, 30 किलोमीटर है। दोनों जो दूरी तय करेंगे वो 30 किलोमीटर को ही तय करेंगे। तो यहाँ पर आइए देखेंगे 30 किलोमीटर की दूरी जो है, 30 किलोमीटर
या जाने में, 30 किलोमीटर जाने में, ठीक है ना। अजीत को लगा समय, 30 किलोमीटर जाने में अजीत को लगा समय, ये T1 मान लिया जाए, ठीक है ना। क्या मान लिया जाए? T1 मान लिया जाए। तो ये हो जाएगा दूरी बटे क्या हो जाएगा? चाल हो जाता है, दूरी बटा चाल हो जाता है। दूरी कितनी है? टोटल 30 किलोमीटर है। दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर। चाल कितना चल रहा है? वो चाल जो है कि आपका यहाँ पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे आप पहले से निकाले हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, आवर h, ठीक है। अब 30 किलोमीटर जाने में, किसको जाने में? अमित को। अब 30 किलोमीटर जाने में अमित को, 30 किलोमीटर जाने में अमित को लगा समय। तो ये मान लिया कि ये T2 मान लिया जाए, इसको हम T2 मान लें। T2 मतलब समय उसके लिए अलग रहेगा, इसके लिए समय अलग रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? वही दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसकी चाल जो है कि y किलोमीटर है, तो 30 बटे y हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पर 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। क्या लगता है? अधिक लगता है, 2 घंटे समय उससे अधिक लगता है। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? घटाने पर, भाई 2 घंटा समय अधिक लग रहा है, तो स्थिति नंबर हमारे यहाँ पे 1 तैयार हो जाती है। तो लिखेंगे प्रथम स्थिति में। अब क्या करना पड़ेगा? इसको घटाने पर, तभी तो मालूम चलेगा 2 घंटा समय कितना अधिक लगा है। तो यहाँ पर जब निकालेंगे आप, तो क्या करेंगे? T1 माइनस T2 करेंगे। T1 माइनस T2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 घंटा हो जाएगा, बराबर 2 आवर या 2 घंटा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर 30 बटे x है, तो यहाँ पर 30 बटे x रख दीजिए, माइनस यहाँ पर रखिए 30 बटे y, यहाँ पर रखेंगे 30 बटे y, बराबर कितना हो जाएगा? ये 2 घंटा हो जाएगा यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। समीकरण नंबर 1 पूरी तरह से क्या हो चुका है? तैयार हो चुका है। तो स्थिति नंबर 2 यहाँ पर हम तैयार करते हैं, देखते हैं क्या स्थिति नंबर 2 है। तो यहाँ पर करेगा, यदि अजीत अपनी चाल दुगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। दुगुनी कर दे तो उससे अमित से कितना घंटा समय कम लगेगा? ठीक है ना, 1 घंटा समय। तो आइए अजीत की चाल, अजीत की चाल हम कितना माने हैं? अजीत की चाल क्या है? दुगुनी यदि कर दिया जाए, अजीत की चाल दुगुनी करने पर, दुगुनी करने पर, ठीक है ना, चाल उसका जो है, अजीत की चाल दुगुनी करने पर चाल तब क्या होगा? उस समय 2x हो जाता है। अजीत अपनी चाल का दुगुनी कर दे तो अजीत का x किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो ये 2x हो जाएगा, 2x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 30 किलोमीटर, अब यहाँ पर 30 किलोमीटर जाने में, 30 किलोमीटर क्या हो जाएगा? जाने में, 30 किलोमीटर जाने में लगा समय यहाँ पर देखते हैं। 30 किलोमीटर जाने में लगा समय तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे T3 मान लिया जाए, उसको भी T1 T2 था तो T3 मान लें, तो 30 बटे क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ठीक है ना। 30 बटे 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर कट जाएगा, 15 से 2 कम 2, 2 15 हम 30, 2 का पढ़ा पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? भाग चला जाता है, तो 2 15 हम 30 मतलब 15x बटे 15 बटे 2x हो जाएगा। अब अमित को जो है कि 1 घंटे समय अधिक लगता है, तो ये अब वहाँ T2 कंडीशन हमारा निकलता है, T2 माइनस T3 का कंडीशन हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर जो है कि आपका 1 घंटा समय कम लगता है, तो यहाँ पर निकालेंगे 30 बटे y हो जाएगा। अब यहाँ पर T3 हमारी जो कंडीशन थी, 30 बटे अपना जो है 15 बटे x हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कटा दिए हैं। समीकरण नंबर 2 बन जाता है। समीकरण 1 और 2 की स्थिति देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए पहला वाला समीकरण तो मैच कर रहा है, विलोपन विधि नहीं है, वाई वाला है, वाई ठीक है। यहाँ पर y वाली कंडीशन देख लीजिए, यहाँ y कंडीशन। अब यहाँ y वाली कंडीशन आप मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे? समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को, ठीक है ना, जोड़ने पर, समय 1 और समय 2 को जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह एक समान है ना। देखिए ऊपर वाला, देखिए नीचे और ऊपर से, देखिए 30 हम बटे x लिख देते हैं, माइनस 30 बटे y लिख देते हैं, बराबर 2 हो जाता है, समीकरण नंबर 1 हो जाता है। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर जो है कि लिखेंगे इसको 30y और यहाँ पर लिखेंगे 15 बटे x बराबर 1 हो जाता है, समीकरण नंबर 2 है। यहाँ पर इसको हल करते हैं हम, तो जोड़ने पर लिखेंगे, यहाँ पर जोड़ने की प्रक्रिया है, जोड़ने पर होगा। तो यहाँ पर आइए मिलाते हैं 30y, देखिए वहाँ पर 30y तो कट जाएगा, प्लस माइनस है, तो यहाँ पर 30 बटे x है, यहाँ पर माइनस 15 बटे x है, तो x नीचे समान है ना, तो घट जाएगा।
30 में से 15 जाएगा तो 15 हो जाएगा, 15/x हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाता है, 3 से कटा दिए 3 बचे 15 हो जाता है, 5/x हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर x का मान जब डायरेक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान जो है कि यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो ये गुणा करेंगे तो, ठीक है ना, x का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समीकरण 2 में x का मान रखने पर या समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 यहाँ पर दिया है 30/y माइनस 15/x है, और वहाँ पर 30/y माइनस 15/x बराबर 1 है, यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30/y माइनस 15 यहाँ पर 5 रख देंगे, 5 3 15 हो जाता है, कट के 5 से कटाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30/y बराबर 1 हो जाता है, और यहाँ पर क्या करते हैं, 3 को इधर पे ला के हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 4 ये हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब त्रियक भी गुणा करके हम कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर त्रियक गुणा करके कर सकते हैं। अब यहाँ पर आइए इसको देखते हैं, सवाल को कैसे हल करना है। तो यहाँ पर दिया है 30 से बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 4y का गुणा हो जाता है ना, 4y हो जाएगा तो 4 से कटाएंगे तो 7.5 बार होता है, तो y का मान कितना आ जाता है, 7.5 आ जाता है, ठीक है। इस तरह y और x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। अब इसको रखेंगे यहाँ पर अतः, ठीक है ना, अतः x बराबर क्या रखेंगे, 5 तथा y बराबर क्या दिया है यहाँ पर 7.5, वो आपका आंसर आया है। तो आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं कि y का मान 7.5 हो गया, अतः जो है कि यहाँ पर अजीत, ठीक है ना, की चाल, अजीत की चाल x है तो उसका हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा या प्रति आवर। और यहाँ पर जो अमित है उसकी चाल तो आप देख रहे हैं 7.5 y का जो आया है, 7.5 y की मान है, तो ये अमित की चाल हो जाएगी। तो आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7.5 किलोमीटर पर आवर, इसको लिख सकते हैं, ये आपका उत्तर हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आइए यहाँ पर देखें, लिखा हुआ प्रश्न है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर चाल में तैरने की, ठीक ना, और नाव की धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर दिया है कि स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करेंगे ना। अब यहाँ पर 2 चाल है, देखिए धारा एक चल रहा है और एक जो है धारा के साथ चाल है और एक धारा के प्रतिकूल चाल है, तो यहाँ पर मानना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पर माना ऋतु, माना स्थिर जल में, माना स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी देख लिया जाए। अब इसके बाद ये स्थिर जल में ऋतु की चाल थी, अब ये अब इसको क्या करेंगे, ऋतु का जो चाल था वो स्थिर जल में था, तथा अब यहाँ पर जो है कि धारा की जो चाल है ये यहाँ पर y किलोमीटर प्रति घंटा हम मान लेते हैं। यहाँ पर जल में ऋतु की चाल तो मालूम हो गया, यहाँ पे धारा की चाल जो y किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है। अब यहाँ पर ऋतु धारा के अनुकूल जो है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, तो धारा के प्रतिकूल और 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहाँ पर अनुकूल हो गया और यहाँ पर प्रतिकूल हो गया। अनुकूल मतलब धारा के साथ साथ जाएगी तो धनात्मक हो जाता है, और धारा के विपरीत जाएगी तो उसे ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, इसलिए वो ऋणात्मक हो जाएगा, है ना। तो जैसे अब धारा है, धारा में कोई भी चीज़ आप पत्ती डाल देते हो कितना तेज जाती है ना, धारा के प्रतिकूल अब इसको जाना तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर देख लेंगे प्रतिकूल का मतलब होता है माइनस और धारा के अनुकूल का मतलब होता है प्लस, मतलब ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पे अनुकूल और प्रतिकूल का जो प्रश्न, अब यहाँ पे हम समझेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है, जैसे स्थिर जल में ऋतु की चाल जो x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर जब अनुकूल, जब धारा के लिखेंगे, धारा के अनुकूल चाल जो होगी, धारा के अनुकूल जो चाल होगी, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर ऋतु की चाल x किलोमीटर है और यहाँ पर धारा की चाल y किलोमीटर, तो x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये x प्लस वाई प्रति किलोमीटर घंटा है। अब यहाँ धारा के प्रतिकूल चाल निकाल लिया जाए, प्रतिकूल चाल तो विपरीत नहीं होगा जी। अब यहाँ पर प्रतिकूल चाल निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर धारा के प्रतिकूल चाल निकाला जाए, चाल बराबर हो जाएगा यहाँ पर y
हाँ, यहाँ पर जो है धारा की प्रतिकूल चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये ध्यान दीजिएगा, धारा की जब अनुकूल चाल मतलब हम धारा के साथ चल रहे हैं, धारा के साथ चल रहे हैं मतलब जैसे क्या धारा के साथ चलेंगे तो हमारा जो वहाँ पे एनर्जी नहीं लगती है, बल नहीं लगाना पड़ता है, इसलिए क्या होता है कि धारा के साथ हम चलते हैं तो हमारा जो ये हो जाता है, जो चाल होती है जुड़ जाती है, ठीक है ना, ये चाल जुड़ जाएगी। अब वही जब धारा के विपरीत जब हम चलेंगे तो धारा के विपरीत चलने पर हमें बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा आगे तरफ जाने के लिए, तो वहाँ पर हमारी एनर्जी लॉस होती है, तो लॉस होने का मतलब माइनस होता है, कम होने का मतलब उसमें बल ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो जहाँ पे बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा विपरीत चलने के लिए, उल्टा जाने के लिए, तो माइनस हो जाता है, वो घट जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। प्रतिकूल चाल जो है हमेशा माइनस होगा, याद रखिएगा। अनुकूल चाल यदि धारा के साथ है तो आपका जुड़ता है, तो उसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अनुकूल चाल में, प्रतिकूल चाल में हमें जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे x माइनस वाई के रूप में दिखाया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। अब ऐसे प्रश्न कई तरहों से होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई तरह से हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि उसका निकालते हैं तो चाल निकालते हैं, दूरी बटे समय करके भी निकाल लेंगे तो अब भी निकल सकता है। यहाँ पर x प्लस वाई, देखिए अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई बराबर क्या निकालेंगे, 20/2 भी कर सकते हैं, ये भी इसी चीज की है, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे क्या किए हैं, धारा के अनुकूल चाल दोनों तरफ निकाल लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए स्थिति नंबर 2 है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर तैर सकती है ना, 20 किलोमीटर की धारा, 20 किलोमीटर धारा के अनुसार यदि हम देखेंगे, 20 किलोमीटर धारा के अनुसार, ठीक है, करें कि अनुकूल जाने में लगा समय, अनुकूल जाने में लगा समय। एक सवाल को कई विधियों से हल होता है, तो आप लोग इसमें जो विधि आपको अच्छा रहेगा हल कर लीजिएगा। तो ये 2 घंटा समय लगता है, 20 किलोमीटर धारा अनुकूल जाने में 20 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, सॉरी 2 घंटा लगता है। 20 किलोमीटर धारा अनुकूल जाने में समय 2 घंटा लगता है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, दूरी बराबर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 घंटा हो जाएगा, दूरी बराबर 4/2 घंटा। अब यहाँ पे दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर रख दीजिए, यहाँ पे 20 किलोमीटर दूरी है तो 20 किलोमीटर रख दीजिए। चाल कितने है वहाँ पे, चाल जो है कि आपका यहाँ पे x प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई है, तो ये दो हमें कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि आपका कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है स्थिति सेकंड में हम आते हैं, तो यहाँ पर इसको समझते हैं, यहाँ पर 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, यहाँ पे 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए स्थिति को देखते हैं, तो यहाँ कह रहा है कि 4 किलोमीटर धारा के 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल है, धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय बराबर हो जाएगा ये 2h, 2 घंटे पूरे लगते हैं, 2 घंटे पूरा समय लगता है। धारा के प्रतिकूल की बात है रही है ना, धारा के प्रतिकूल का मतलब विपरीत जाना है, तो विपरीत जाना तो 4 बटे क्या लिखेंगे, यहाँ पर ही ना फॉर्मूला वही है, x माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 घंटा लगता है, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर तेज गुणा कर देंगे तो ये x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 कम 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को हल करना पड़ेगा, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर यहाँ पर स्थिति देखते हैं, तो y वाला जो है कि यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने की प्रक्रिया इसलिए हो रही है कि असमान चिन्ह है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ने की प्रक्रिया होगी, तो जोड़ने की प्रक्रिया जब होगी यहाँ पर तो ये y कट जाएगा, ये विलोपन विधि है, और 2x जोड़, ये x जोड़ के 2x हो जाता है, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 2 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा, यहाँ पे x का मान 6 हो जाता है, x का मान 6 हो जाता है। तो इस तरह से आप मान निकालना है, y का मान निकालना है, तो पिंड y का मान निकालना है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में अब x का मान क्या करना है, और रखने पर समीकरण 1 में रखना पड़ेगा, तो x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x प्लस वाई बराबर 10 है, तो इसमें मान को हम रखेंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 10 इसमें मान रखेंगे, पहला है x प्लस वाई, तो x का मान 6 और y बराबर 10 हो गया, y का मान निकालेंगे तो 10 में से क्या करेंगे, 6 को घटा देंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाता है। तो इस तरह से हमारी जो कि आइए हम देख लेते हैं कि चाल कितनी होगी। तो स्थिर जल में ऋतु की चाल जो थी x किलोमीटर थी, स्थिर जल में, और धारा के प्रतिकूल जो चाल थी वो y किलोमीटर प्रति घंटा थी। अतः
ऋतु को ऋतु की चाल कितना हो जाएगा, ऋतु की चाल तैरने की, जो ऋतु की पानी की धारा में जो चाल थी तैरने की वो आपका 6 किलोमीटर है धारा में तैरने में, ठीक है। और तथा धारा के जो चाल है, धारा की चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस तरह से आगे सभी वीडियो आपको अपलोड